एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम एक नया चैप्टर चालू करते हैं, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर एक छोटा सा विलेज है जिसके पड़ोसी है रायगंज और शाहपुर। रायगंज भी एक विलेज है और शाहपुर एक टाउन है। तो पालमपुर इन दोनों से एक ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड है। ऑल वेदर रोड, जो रोड को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी वेदर हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, वो ठीक ही रहती है। उसमें कोई गड्ढे नहीं है। उसमें 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है। उसमें एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जो गवर्नमेंट चलाती है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। उस पर इलेक्ट्रिसिटी भी है। हर एक घर में, ज़्यादातर हर एक घर में इलेक्ट्रिसिटी है। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज़ होती है? जैसे ट्यूबवेल चलाने में या फिर छोटे मोटे बिजनेस के लिए यूज़ होती है। तो अब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो हमारा पहला फैक्टर है लैंड। लैंड हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कोई भी हम अगर कोई काम चालू करते हैं तो हमें लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो अब हवा में नहीं लगाएंगे, ऑफकोर्स ज़मीन पे लगाएंगे। आप फार्म चला रहे हैं, फार्म कर रहे हैं तो भी लैंड चाहिए। लेबर 2 प्रकार का होता है, स्किल लेबर और अनस्किल लेबर। जिन लोगों को स्किल है, किसी चीज़ का स्किल है, तो वो स्किल लेबर की कैटेगरी में आते हैं। और जो अनस्किल है, जो ज़्यादातर फिजिकल वर्क करते हैं, तो वो अनस्किल लेबर की कैटेगरी में आते हैं। फिजिकल कैपिटल होता क्या है? कैपिटल वो चीज़ है जो हम इनपुट करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हम डालते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो हमारी फिजिकल कैपिटल हो जाती है। कैपिटल भी 2 प्रकार की होती है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। जैसे टूल्स, मशीन्स, ये सब बहुत दिनों के लिए बहुत सालों के लिए काम आते हैं, तो इन्हें फिक्स कैपिटल होता है। जैसे अब बिल्डिंग आप ये नहीं कि एक मंथ बाद चेंज करते रहोगे कि नहीं यार ये अब अच्छी लगी, इसे तोड़ते हैं। तो बिल्डिंग बहुत सालों के लिए काम आती है, तो वो फिक्स कैपिटल में आती है। वर्किंग कैपिटल जो थोड़ी देर बाद उसे इन्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे पैसे हो गए, रॉ मटेरियल हो गए, तो ये थोड़ी दिनों बाद या थोड़ी देर बाद इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तो ये हो जाता है वर्किंग कैपिटल। अब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ऐसे लैंड ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं। लेबर ऐसे ही पड़ी हुई है, कोई फ़ायदा नहीं। फिक्स कैपिटल भी है, पैसे भी हैं, कोई फ़ायदा नहीं। जब तक वो ह्यूमन अपना दिमाग नहीं लगाएगा, ह्यूमन अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ह्यूमन अपना कैपिटल नहीं देगा, तब तक वो किसी काम का नहीं है। तो ह्यूमन कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे। फार्मिंग इन पालमपुर, तो फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है। 75% इस पर डिपेंडेंट है। तो फार्मर्स भी होते हैं या फार्म लेबरर्स भी हो सकते हैं। फार्मर्स कौन होते हैं? फार्मर्स जिनका खुद का लैंड होता है, जो खुद के लैंड पे ही फार्मिंग करते हैं, तो वो फार्मर्स हो जाते हैं। और फार्म लेबरर्स जो हायर करते हैं, जैसे कि जिनके पास खुद का लैंड नहीं होता, जो खुद के लैंड पे नहीं कर पाते, तो वो फार्म लेबरर्स कहलाते हैं। तो वेस्ट लैंड पालमपुर में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है कल्टिवेबल लैंड में। तो अब है देयर इज़ अ वे यू कैन ग्रो मोर देन सेम क्रॉप। तो क्वेश्चन आंसर है हाउ कैन यू इंक्रीज द प्रोडक्शन और आर देयर एनी वेज इन विच यू कैन ग्रो मोर देन इन अ सेम क्रॉप इन अ सेम लैंड। तो पहला हमारा फैक्टर है मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? एक लैंड में 3-4 अलग अलग सीजन पे पौधे लगाए। ये नहीं कि एक साल में आप एक ही चीज़ की क्रॉपिंग करो। मल्टीपल क्रॉपिंग होती है कि अलग अलग पार्ट्स में या अलग अलग सालों में, अलग अलग महीनों में अलग अलग प्रकार की सब्जियां या अलग अलग प्रकार की फार्मिंग करना। तो जैसे कि रेनी सीजन में फार्मर्स क्या उगाते हैं? ज्वार, बाजरा, जो कैटल को खाने में काम आता है। वो पोटैटोज उगाते हैं अक्टूबर दिसंबर में। वो विंटर सीजन में वीट उगाते हैं। और शुगर केन पूरे साल में कभी भी उगा लेते हैं। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की बात करते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स मैंने आपको बताया था कि हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के 2 फैक्टर्स हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में आता है जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको पता होगा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इंडिया में। तो पहले सीड्स, नॉर्मल सीड यूज़ होते थे, लेकिन अब कौन से सीड्स यूज़ होते हैं? HYV सीड्स, मतलब हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स। तो उससे क्या होता है? प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। फर्टिलाइजर्स, पहले लोग काउ डंग यूज़ करते थे, नेचुरल यूज़ करते थे, लेकिन अब फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। अब पेस्टिसाइड्स होते हैं जो मतलब क्रॉप्स को जो लोग डैमेज कर देते हैं, जैसे इंसेक्ट्स, तो उन्हें अब मारा जा सकता है।
इरिगेशन के लिए पहले लोग पर्शियन व्हील्स, उसमें मतलब बहुत एनर्जी यूज़ करती होती थी और पानी भी कम निकलता था, लेकिन अब वो लोग ट्यूबवेल्स यूज़ करते हैं। अब मशीन्स आ गई हैं, जैसे ट्रक आ गया है, बहुत ही अलग अलग प्रकार की मशीन्स आ गई हैं, हार्वेस्टर आ गया है, लेकिन पहले लोग एक ही टूल होता था, उससे ही काम करते रहते थे। तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आया था सबसे पहले, और वो जो प्रोडक्शन थी वो एकदम से इंक्रीज हो गई, मतलब उसकी डबल या ट्रिपल ही हो गई थी। ठीक है, तो अब हम ये बात करते हैं अब लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आपको पता है कोई भी अगर किसी चीज़ का एडवांटेज है तो उसकी चीज़ का भी डिसएडवांटेज होगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का भी डिसएडवांटेज था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, सॉइल की फर्टिलिटी खराब होने लगी। पेस्टिसाइड्स डालोगे भाई, फर्टिलाइजर्स डालोगे तो खराब नहीं होगा क्या? ऑफ कोर्स खराब होगा। तो ग्राउंड वाटर, अब हम एक चीज़ को यूज़ करे जा रहे हैं, बार बार उसका फ़ायदा उठाए जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो कम होगी। तो ऐसे ही हमारा वाटर टेबल भी कम होने लग गया, पानी, ज़मीन का पानी भी ख़त्म होने लग गया। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करते थे, वो एक जगह पे टिके नहीं रहते थे, नहीं भाई हम एक जगह पे टिकेंगे नहीं, हम बहने लग जाएंगे, तो वो पानी के साथ बहने लग जाते थे और वो पानी को भी पॉल्यूट कर देते थे, ग्राउंड में घुस जाते थे, ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर देते थे। और केमिकल फर्टिलाइजर्स थोड़े बहुत बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ख़त्म कर देते थे, जिससे क्या जो माइक्रो बैक्टीरिया उन्हें भी ख़त्म कर देते थे, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो फार्म्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर बहुत ही साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इन सबको दोबारा रिन्यू करने के लिए। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इन्हें रिस्टोर करने के लिए। तो हम लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल फैमिलीज पालमपुर में 450 है, जिसमें से दलित फैमिलीज जो मतलब लोअर कास्ट है वो 150 फैमिलीज हैं जिनके पास कोई घर नहीं है, और स्मॉल फार्मर्स जो है वो 250 फैमिलीज है। तो स्मॉल फार्मर्स होते क्या, जिनके पास 2 हेक्टेयर लैंड, किस में कैलकुलेट होता है, हेक्टेयर्स में कैलकुलेट होता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है वो स्मॉल फार्मर्स में होते हैं। मीडियम और लार्ज फार्मर्स 60 फैमिलीज हैं, और मीडियम और लार्ज फार्मर्स कौन होते हैं, जिनके पास 2 या 10 के बीच में लैंड होता है। लार्ज फार्मर्स जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। और हम बात करते हैं हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? अब स्मॉल फार्मर्स में क्या होता था, स्मॉल फार्मर्स में लोग खुद ही कर लेते थे, जो खुद ही की फैमिली को इन्वॉल्व कर लेते थे भाई, और खुद ही कर लेते थे, क्योंकि छोटा सा फार्म होता था उनके पास। लेकिन अब मीडियम और लार्ज फार्मर्स के भाई इतने बड़े बड़े घर है, तो वो फार्म्स है, तो वो करेंगे क्या? तो वो क्या करते थे, वो दूसरों को बोलते थे कि भाई आ जाओ हमारे यहाँ पे फार्मिंग करो। तो जैसे कि जो दलित्स हो जाते थे, जो जिनके पास कोई फार्म नहीं होता था, जो कभी कभी स्मॉल फार्मर्स भी काम करते क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता था, तो वो लार्ज फार्मर्स के पास जाकर काम करते थे अपना। तो कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, तो कैपिटल कहाँ से आप पाए? अब जैसे सीड्स लाओगे, फर्टिलाइजर्स लाओगे, केमिकल्स लाओगे, तो उनके लिए पैसे तो चाहिए होंगे, ये थोड़ी ना कि फ्री में दे रही है गवर्नमेंट, तो इसलिए पैसे तो चाहिए होंगे। तो स्मॉल फार्मर्स क्या करते थे, वो बोरो कर लेते लोगों से, जैसे मनी लेंडर से कर लिया या फिर बड़े बड़े फार्मर्स से कर लिया, तो इन सब से कर लेते थे। लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट होता है ये बहुत ही ज़्यादा होता था। इन कॉन्ट्रास्ट तो स्मॉल फार्मर्स, मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास बहुत ही बड़े बड़े उनके पास खुद की सेविंग्स होती थी, जिससे वो कैपिटल अपना खुद का अरेंज कर लेते थे। अब इतने बड़े बड़े फार्म उगा रहे, तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो होगी। तो अब वो सरप्लस का क्या करते हैं, मतलब जो उनके पास एक्स्ट्रा वीट हो जाता था, तो उसका करते क्या थे। अब स्मॉल फार्मर्स के पास क्या है, छोटा सा फार्म है, थोड़े बहुत वो निकलेंगे, तो वो अपनी फैमिलीज के लिए यूज़ कर देते थे, मतलब अपनी फैमिली का ही पालन पोषण उसी में कर देते थे। लेकिन अब वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे, उनके पास तो बहुत बड़े बड़े फार्म थे, तो वो क्या करते थे, वही मार्केट में हमें देते हैं खाना। जो अब हम तो फार्मिंग नहीं करते, तो हमारे पास खाना कैसे पहुँचता है? तो ये मीडियम और लार्ज फार्मर्स ही मार्केट में लाते हैं, जिससे हमें खाना मिलता है। तो अब आपको पता ही है, जो अब उनके पास पैसा आएगा लार्ज फार्मर्स, तो वो क्या करेंगे, अपना कैटल्स खरीद लेंगे, ट्रक्स खरीद लेंगे, या अपनी शॉप सेटल अप कर लेंगे, जिससे उनके पास, आपको मैंने बताया था, कैपिटल में काम आ जाता है। तब हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कर लेते हैं पालमपुर में। डेयरी है, दूध है, जो अपनी सेकेंड इम्पॉर्टेंट फार्मिंग है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। और शाहपुर से चिलिंग कम सेंटर्स लग गए हैं रायगंज में, जिसमें वो अलग अलग टाउन्स और सिटीज़ में दूध पहुंचाते हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे छोटे स्केल्स में अपने अपने घरों में लोग छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, तो उसमें ज़्यादातर लेबर का यूज़ नहीं होता है। शॉपकीपर्स, अब शॉपकीपर्स क्या होता है, शॉपकीपर्स जैसे छोटा मोटा सामान रख लेते हैं,
और जैसे सब्जियां वब्जियां बेच लेते हैं छोटे मोटे। और जैसे क्या होता है बस स्टैंड के पास, जैसे बस स्टैंड होता है ना, तो जिसका घर बस स्टैंड के पास होता है ना, वो अपनी दुकान लगा देते हैं, वो वहाँ पे सब्जियां या दूसरी चीज़ें बेचते हो। तो क्यों? क्योंकि जो जैसे बस में जाएंगी तो उनके काम आ जाएगा। अब हम ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। अब हमने सुना था कि रायगंज में एक ऑल वेदर रोड है, चीज़ें एक दूसरे से एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है। तो वो कैसे होता है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होता है। तो ट्रांसपोर्ट अलग अलग ट्रांसपोर्ट है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, जीप हो गया, रिक्शा हो गया, और अलग अलग ट्रांसपोर्ट है, ट्रक ड्राइवर्स, बुलेट कार्स, तो ये सारी। तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को पहुंचाते हैं, गुड्स को पहुंचाते हैं, और बदले में पैसे ले लेते हैं। तो इससे हमारे चैप्टर ख़त्म हो गया है। आई नो ये चैप्टर बहुत ईजी था, या फिर मैंने ईजी कर दिया। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक इट। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।